दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या हालत इस तरह की आ गई है बीजेपी के लिए कि उन्हें राहुल गांधी के लिए या सोनिया गांधी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि राहुल गांधी का प्लेन क्रैश होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि राजनीतिक प्लेन क्रैश होने वाला है बीजेपी का और इस छटपटाहट, घबराहट और हड़बड़ाहट की वजह से उसे इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में कुछ अलग हो रहा है, कुछ बड़ा दिलचस्प हो रहा है। यकीन जानिए, दिल्ली में बैठकर महाराष्ट्र का आकलन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र में हर दिन चुनाव पलट रहा है। आज से 1 महीने पहले जिस महाराष्ट्र में माना जा रहा था कि बड़े आराम से इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी, 20 दिन पहले वहां मामला बदल गया, या फिर ये कह लें कि 15 दिन पहले वहां मामला बदल गया और वो पत्रकार, स्थानीय पत्रकार जो वहां पत्रिका चलाते हैं, न्यूज़पेपर चलाते हैं, वो ये कहने लगे कि नहीं, मामला तो कांटे की टक्कर का है। और अब दोस्तों, जब वोटिंग के लिए 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, लेस देन 1 वीक, तो वही पत्रकार ये कह रहे हैं कि अब मामला फिर पलट गया है, इंडिया गठबंधन एक बार फिर से भारी दिख रहा है। तो क्या वाकई में इस बात का अंदेशा बीजेपी को हो गया है दोस्तों? क्या बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि जो कमजोर कड़ी उसने अपने साथ रखी, दरअसल वो कमजोर कड़ी साबित नहीं हुई, वो तो घर के विभीषण साबित हो गए। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि बीजेपी और एनडीए के अंदर इस वक्त किस तरह की हड़बड़ाहट, छटपटाहट दिख रही है। लेकिन इसका अंदाजा आपको अमित शाह के इस बयान से साफ तौर पर लग जाएगा कि बीजेपी आके कितनी नर्वस है। दोस्तों, अमित शाह ने चुनावी रैली को संबोधित किया। ताबड़तोड़ रैलियां अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और आज भी मोदी जी की ताबड़तोड़ 3 रैलियां हैं महाराष्ट्र में। एकदम धुआंधार प्रचार कर रहे हैं मोदी जी महाराष्ट्र में। एक तरह से अपने आप को झोंक दिया है। आखिरी के 1 हफ्ते आप देखिएगा, हर दिन 2 तो 3 रैलियां होंगी महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र के जिंतूर में कल अमित शाह रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया। उनका बयान था कि राहुल बाबा नाम के विमान को जो 20 बार दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, वो 21वीं बार एक बार फिर से महाराष्ट्र चुनाव में दुर्घटनाग्रस्त होगा। मैं आपको शब्द ब शब्द बताती हूँ अमित शाह ने रैली में क्या कहा। अमित शाह ने कहा, सोनिया जी ने राहुल बाबा नामक विमान को 20 बार उतारने की कोशिश की और 20 बार विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब फिर से महाराष्ट्र में 21वीं बार विमान उतारने की कोशिश की जा रही है। सोनिया जी, आपका राहुल विमान 21वीं बार दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। यहाँ इस बात पर गौर किया जाए दोस्तों कि राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिनके पिता शहीद हुए, जिनकी दादी प्रधानमंत्री रहते हुए शहीद हुई। मतलब आप सोचिए, एक परिवार में जब पिता की घर में लाश भी ना आ पाई हो, टुकड़ों में लाश आई हो, तो बच्चों पर क्या असर पड़ता है। आप सोच नहीं सकते किस लेवल का चाइल्डहुड ट्रॉमा उस परिवार में होता है। उस बच्चे को जिसने अपने पिता को ठीक से अंत बार देखा भी नहीं, जो आखिरी स्मृति होती है पार्थिव शरीर को देखने की, वो भी उसके पास ना हो। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और खुद सोनिया गांधी ने वो सब देखा है दोस्तों। खुद गांधी परिवार में संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो चुका है। तो एक ऐसा परिवार जिसके साथ इस तरह के हादसे हो चुके हैं और इस तरह के मामले उस परिवार ने बहुत महसूस किए करीब से, अपने साथ, अपने अपनों को जिनके साथ वो गोद में खेले, जिनके सामने वो बड़े हुए, उनको इस तरह से जाते हुए देखा है। ये बयान उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां अमित शाह ये बोल सकते थे कि राहुल गांधी का राजनीतिक विमान, बोल सकते थे कि राजनीतिक शब्द ही तो लगाना था, लेकिन अमित शाह ने नहीं लगाया। क्योंकि दोस्तों, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी, ये बेसिकली हमेशा से बीजेपी के सॉफ्ट टारगेट रहे हैं। अब इसको जरा आप उल्टा कर दीजिए, 1% मान लीजिए कि ये बयान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तो छोड़ दीजिए, किसी बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता ने दिया होता, कोई कांग्रेस पार्टी का छुटभैया नेता भी कह रहा होता कि आने दो मोदी को महाराष्ट्र, मोदी का महाराष्ट्र में हम विमान क्रैश कर देंगे। दोस्तों, मुझे बोलते वक्त भी ये खराब लग रहा है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इस तरह को कोई भी शब्द मोदी जी के लिए इस्तेमाल करेगा ना, उसकी भी भरसक निंदा करने के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, जिस तरह मैं राहुल गांधी पर ये वीडियो बना रही हूँ। बात सिंपल सी है दोस्तों कि एक शब्दों की सुचिता, शब्दों की मर्यादा हम सबको रखनी होगी। क्योंकि फिर होता क्या है कि नरेंद्र मोदी के लिए कोई कुछ बोलता है तो भाजपा ही बड़े नाराज हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप उस शख्स के लिए कर रहे हैं जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है, एक पार्टी का नेता नहीं है, विपक्ष के सारे दलों का नेता है। आप उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अमित शाह ऐसा क्यों कर रहे हैं। बात सिंपल सी है दोस्तों,
मोदी जी महाराष्ट्र में भले ही रैलियों पर रैलियां कर रहे हो, लेकिन अगर महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ से निकल जाता है तो मोदी जी की राजनीतिक सेहत में कोई फर्क नहीं आने वाला। वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, ये बात सही है कि मोदी जिनकी सरकार 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है, वो बैसाखियां और कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि जब आप हारते हैं तो आपके जो सहयोगी है वो आप पर राजनीतिक दबाव बनाते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स बढ़ जाती है। गठबंधन की सरकारों में होता है, और हमारे मोदी जी तो पहली बार गठबंधन की सरकार चला रहे हैं अपने पूरे प्रशासनिक करियर में, तो उनके लिए तो और मुश्किल होगा ये। लेकिन फिर भी उनको पीएम की गद्दी से ऐसे कोई रातों रात उठा के नहीं बाहर कर सकता। लेकिन अमित शाह के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। अमित शाह वो शख्स हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले से और खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद से ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। अमित शाह ने ही गठबंधन में सीटों में आखिरी तक बार्गेनिंग करी। अमित शाह ने ही गठबंधन के सहयोगियों को मनाया कि वो कम सीटों पर लड़े। अमित शाह का ही आइडिया है कि करीब 150 के आसपास की सीटें हैं जिनमें अकेले बीजेपी लड़ रही है। अमित शाह पर ही जिम्मेदारी है कि कौन कहां कैसे प्रचार करेगा, किसकी कितनी कहां पर रैलियां लगा रही हैं। तो अमित शाह पर इस पूरे के पूरे चुनाव का पूरा दारोमदार है। अमित शाह का ही पूरा का पूरा चाणक्य वाला रणनीति थी कि भाई 2 पार्टियों की 4 पार्टियां कर दो। हालांकि उसका क्या फायदा हुआ लोकसभा चुनाव में बीजेपी जानती है। लेकिन अब अमित शाह के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि महाराष्ट्र में वो हर लिहाज से बीजेपी न केवल सबसे बड़ी पार्टी बने बल्कि उसके बाद सरकार बनाने में भी सफल हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ी दिलचस्प चीज आप देखिए, अमित शाह राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के लिए तो बीजेपी के नेता बोलते ही मोदी जी तो शहजादा बोलते हैं। आज तक मोदी जी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया है। लेकिन इस तरह का कोई बयान ना तो अमित शाह की तरफ से ना मोदी जी की तरफ से आपको बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के लिए सुनाई देगा। कोई बयान उद्धव ठाकरे के लिए आपको नहीं सुनाई देगा, ना शरद पवार के लिए सुनाई देगा। क्यों भाई, अभी 6 महीने पहले मोदी जी ने जब 400 पार का नारा दिया था और महाराष्ट्र में मोदी जी रैलियां करते थे तो उद्धव ठाकरे के लिए बोलते थे नकली शिवसेना और शरद पवार के लिए बोलते थे भटकती आत्मा। दोनों पार्टियों ने ऐसी बखिया उधेड़ी, ऐसी धज्जियां उड़ाई बीजेपी की महाराष्ट्र में कि बीजेपी सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई। सबसे खराब परफॉर्म, मैं तो मानती हूं यूपी से भी खराब परफॉर्म अगर किसी राज्य में बीजेपी ने किया तो वो महाराष्ट्र है। तो अमित शाह के बाद समझ में आ गई कि दूध के अगर जले हैं तो छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी का पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो नहीं चाहता कि राज्य में किसी भी हाल में ऑलरेडी जो सिंपैथी की लहर चल रही है शरद पवार के लिए या फिर उद्धव ठाकरे के लिए, उसमें और हम खाद बीज डालें। इसीलिए आप कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते रहें। लेकिन बात तो सिंपल सी है दोस्तों, क्या बीजेपी को इस बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन एनडीए में हुआ है उस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में नहीं हुआ है। अब इंडिया में आप देख लीजिए कि 100 से थोड़ी ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 80 से ऊपर सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव लड़ रही है और 80 से ऊपर ही सीटों पर शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ रही है। बहुत बड़ा चंक है। इंडिया गठबंधन के पास जो, मैं आप कह लीजिए कि एनडीए के पास नहीं है, जो इंडिया गठबंधन के पास है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो सबसे ज्यादा सीटें निकाले। लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है, उसके जो एलाइज हैं वो भी ना केवल मजबूत हैं, वो अपनी मजबूती लोकसभा चुनाव में साबित कर चुके हैं, बल्कि उनके पास भी जिम्मेदारी है कि आप अच्छी सीटें जीत कर लाइए। अब उद्धव ठाकरे को कोई 60 सीटें या 40 सीटें या 50 सीटें नहीं दी गई हैं, उद्धव ठाकरे के पास 80+ सीटें हैं दोस्तों। ऊपर से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर और मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो बवाल मचा हुआ है एनडीए में, उसके बारे में तो खैर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। ऊपर से आग में घी डालने का काम अजित पवार ने कर दिया, ये बताते हुए कि बीजेपी की सरकार कहां बनेगी, कैसे बनेगी, उसमें कौन पार्टी होगी, इसकी मीटिंग्स भी गौतम अडानी करते हैं। बताइए, बीजेपी के जो फैसले हैं वो भी गौतम अडानी ले रहे हैं। विपक्ष आरोप लेता है कि सरकार के फैसले भी गौतम अडानी ले रहे हैं। और ये कोई दूसरा आदमी नहीं कह रहा है, बाहर का आदमी नहीं कह रहा है, कोई ऐसा आदमी नहीं कह रहा है राहुल गांधी के कोई सहयोगी है या इंडिया गठबंधन का सहयोगी है, कि वो आदमी कह रहा है जिसके साथ आप सरकार चला रहे हैं, जो आपकी सरकार का डिप्टी सीएम है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि बीजेपी के पास इस बयान का जवाब देते नहीं बन रहा है, उसके पास तिथि नहीं है कि वो क्या जवाब दे। अगर गोदी मीडिया संरक्षण करने के लिए ना होती ना दोस्तों, तो बीजेपी की यह हालत थी कि बीजेपी के प्रवक्ता टेलीविजन में बैठकर चेहरा दिखाने के लायक नहीं होते। वो तो गोदी मीडिया का संरक्षण है कि गोदी मीडिया इस तरह के शोज नहीं करती, गोदी मीडिया इस तरह के बयान को हाईलाइट नहीं करती। और महाराष्ट्र के चुनाव में जो ये
इंपॉर्टेंट मुद्दा बना है, इसको पोर्ट्रे नहीं करती, तो गोदी मीडिया ने बचा रखा है बीजेपी को। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह के बयान राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या ये सोची समझी रणनीति के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।